हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो भी टेस्ट हुआ था उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो भी केमिस्ट्री का पोर्शन है 46 टू 90 जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीओ बॉन्ड लेंथ एमंग द, ये अपना CO3-2 एंड CO2 में। ठीक है, तो देखिए जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड में, उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, तो यह बोल सकते हो आप कि मोर सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग सीधा स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं, इसका स्ट्रक्चर ओपन करके देख लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, माइनस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा। और वहीं पे इसका बात करें कार्बोनेट आयन का, तो यहां पर क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है यहां पर। और CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें CO का, ठीक है, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर है। इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर है। इसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है इसमें। और इसमें क्या है, अपना डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगा कार्बन ऑक्सीजन में, वो किसमें होगा, CO3-2। उसके बाद किसमें होगा, CO2 में होगा। और सबसे कम किसमें होगा, CO में होगा। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। किस बेसिस पे, कि जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, उसके बाद अपना कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, और ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका सबसे कम हो जाएगा। तो यहां पर चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स सो वेरिएबल वैलेंसी। तो बिल्कुल सही बात है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव ए लार्ज एनर्जी बिटवीन द NS2 एंड द N-1d इलेक्ट्रॉन्स। तो बोला है कि जो अपना NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और N-1d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में ज्यादा एनर्जी गैप होता है, जिसकी वजह से पॉसिबल होता है। तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यहां पर ज्यादा नहीं, यहां पर स्मॉल एनर्जी गैप होता है इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, NS और उसके बाद N-1d ऑर्बिटल के बीच में, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है, हो सकता है, और वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड वन इज द इनकरेक्ट। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। यहां पे बोल रहा है, असर्शन दिया हुआ है, इन केस ऑफ फिनॉल ब्रोमिनेशन टेक प्लेस इवन इन द अब्सेंस ऑफ द लुइस एसिड। तो बोल रहा है कि लुइस एसिड का प्रेजेंस ना हो तब भी जो अपना फिनॉल होता है वो ब्रोमिनेशन देता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। वो क्या लगाता है, OH ग्रुप का जो प्लस M होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से यहां पर हमको लुइस एसिड का अपना किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ता। वेयर इज ब्रोमिनेशन ऑफ द बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। जबकि ब्रोमिनेशन कराने के लिए हमको लुइस एसिड, जैसे कि FeCl3 हो गया, FeBr3 होगा, इस तरीके के लुइस एसिड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। इसका रीजन बोल रहा है कि OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटिंग। बोल रहा है कि जो OH ग्रुप अटैच रहता है बेंजीन के साथ वो हाईली डीएक्टिवेटिंग होता है। डीएक्टिवेटिंग नहीं, एक्टिवेटिंग होता है। जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जैसे ये अपना फिनॉल होता है, तो फिनॉल में क्या करता है, OH ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। यहां पर क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है। दूसरा रीजन जो दिया गया ये इनकरेक्ट है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन, इफ द असर्शन इज करेक्ट रीजन इज इनकरेक्ट, तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिगेंड इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर। बोल रहा है कि जो लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं उसमें क्या होता है, किसकी तरह बिहेव करता है लिगेंड। तो ध्यान रखिएगा, जो लिगेंड होता है आयंस आर मॉलिक्यूल। तो जो लिगेंड्स होता है उसके पास अगर आयंस हो, एनायन हो, या तो उसके पास क्या हो, अपना लोन पेयर हो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आयंस और मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू ए सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम और आयन। ठीक है, तो इस तरीके से अपना
जो अपना डी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या बोल रहा है, विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव ये कंपाउंड। ये कंपाउंड दोनों कौन सा, ये इसमें से कौन सा वाला ऐसा कंपाउंड है जिसका हम लोग ओजोनोलिसिस कराएं तो ये दोनों कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वाले का कराते हैं ओजोनोलिसिस, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहां पर कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप लगा देना है, इसका ओजोनोलिसिस कर देना है। तो कैसे करते हैं ओजोनोलिसिस, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, इधर एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देंगे, तो ओजोनोलिसिस हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO, और क्या बन जाएगा दूसरा, यहां पर कार्बन के साथ 2 मिथाइल और यहां पर कार्बोनिल। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे जब पहले वाले का हम लोग क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे। तो यहां पर मैच करिए क्या ये सही है, CH3 CH2 CHO, और यहां पर CHO ठीक है, और यहां पर भी CH3 CO CH3। तो इसका मतलब पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर NLM and S for the electron in an atom does not provide a permissible solution of the wave equation। तो यहां पर जो अपना ये पहला वाला जो है, ये n का वैल्यू है, l का, m का और s का वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पॉसिबल है उसको हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है। तो यहां पर अगर n की बात करें तो n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 के लिए l का वैल्यू 2 पॉसिबल होता है, और m का वैल्यू भी क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। क्योंकि जो l का वैल्यू होता है वो कहां से कहां लाई करता है, 0 to n-1, और वहीं जो m का वैल्यू होता है वो कहां से कहां लाई करता है, -l to +l, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये वैल्यू पॉसिबल है, तो पहला वाला परमिसेबल है, पॉसिबल है। दूसरा देखेंगे तो n का वैल्यू अगर 3 है तो l का वैल्यू 1 पॉसिबल है, और m का वैल्यू भी पॉसिबल होगा, तो दूसरा वाली पॉसिबल है। तीसरा बोल रहा है कि n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू भी 3 होगा। तो यहां पर देखिए l का वैल्यू हमेशा 0 to n-1 होता है, मतलब कि l कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकता। यहां पर इक्वल कर दिया है तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि टाटोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय। कौन सा कंपाउंड ऐसा है कि जो टाटोमेरिज्म दिखाएगा नहीं। टाटोमेरिज्म में क्या होता है, कीटो, जो आपका इनॉल कीटो का टाटोमेरिज्म होता है, कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट होता है और इनॉल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके लिए भी कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो अपना कार्बन है, ठीक है, वहां पर एक एटलीस्ट उस मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एट अल्फा। टाटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, शुड बी अल्फा एटम एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो वहां पर अपना क्या हो जाएगा, इस तरीके से टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक है। तो यहां पर पहला वाला जो मॉलिक्यूल है ये टाटोमेरिज्म दिखाएगा। अगर यहां पर हम लोग बात करें तो पहला मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेगा, टाटोमेरिज्म दिखाएगा। किस तरीके से, ये अपना क्या है, ये अपना इनॉल है, इसका कीटो फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। यहां पर इसको कन्वर्ट करें तो यहां पर ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा COH, ठीक है। तो इसका पहले वाले का कीटो इनॉल पॉसिबल है। दूसरे वाले का अगर देखें तो यहां पर इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, sp3 कार्बन पे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। इस तरीके से अपना बी वाला जो ऑप्शन है ये टाटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। यहां पर ये क्या करेगा, क्यूनोन का फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके से कंजुगेशन होगा। ये अपना अल्फा बीटा जो एल्कीन है, अनसैचुरेटेड एल्कीन है, ये क्या करेगा, इसके साथ अपना टाटोमेरिज्म यहां पर कंजुगेशन दिखाएगा इसके साथ, ना कि टाटोमेरिज्म दिखाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पे बोल रहा है कि फॉर ए सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इतना वोल्ट एट 2 डिग्री सेल्सियस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो फार्मूला यूज होगा, हमको पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर हमको निकालना है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी, फार्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू में क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू में क्या होता है 0.0591
डिवाइड बाय एन लॉग में केसी होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, केसी निकालना है। वैल्यू यहां पर ई नॉट सेल का दिया हुआ है, कितना है 0.295, 0.059 डिवाइड बाय एन का वैल्यू कितना होगा, बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा लॉग केसी। तो लॉग केसी निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 0.295 इंटू में 2 और डिवाइड बाय कितना कर देना है 0.059। ठीक है, तो ये अपना वैल्यू आ जाएगा। तो जब हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इस पूरे वैल्यू को, तो ये 10 के बराबर आता है। कितना 10। तो यहां से अगर हम लोग केसी निकालेंगे तो ये लॉग के बेस में कितना है 10 है, तो ये पावर में चला जाएगा और ये अपना पावर में जाएगा, कितना हो जाएगा 10 के पावर 10। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 के पावर 10। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। तो यहां पर प्रोपोनोइक एसिड का रिएक्शन कराना है SOCl2 के साथ, फिर X मिलेगा, X का रिएक्शन कराना है NH3 के साथ तो Y मिलेगा, Y का रिएक्शन कराना है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन कराएंगे तो Z मिलेगा। तो बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले प्रोपोनोइक एसिड बनाए तो क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोपोनोइक एसिड का, CH3 CH2 COOH। तो इसका रिएक्शन कराना है SOCl2 के साथ तो क्या बनेगा SOCl2। तो यहां से क्या करना है OH को हटाना है और क्लोरीन को लगा देना है, तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 COCl। ठीक है, उसके बाद क्या करना है NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहां से जब NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को बाहर निकालेंगे और NH2 को क्लोरीन की जगह पर जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CONH2। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है अपना हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ये कौन सा रिएजेंट है हाफमान ब्रोमाइड का, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो अपना कार्बोनिल होता है अमाइड को, अमाइड में का रिएक्शन कराते हैं, इसका हाफमान ब्रोमाइड कराते हैं, तो जो कार्बोनिल होता है इसको रिमूव कर देते हैं, प्राइमरी अमीन बन जाएगा CH3 CH2 NH2। तो ये अपना अल्काइल अमीन प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से, किस वाले में है, ये अपना बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है यहां पर। तो द pH ऑफ 10 के पावर -3 मोलर HCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ इट इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स। अगर हम लोग क्या करते हैं उसमें 1000 टाइम्स उसको डाइल्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो अगर अब इसको आप डाइल्यूट कर रहे हो तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहां पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ का कितना होगा 10 के पावर -3, और इसको डाइल्यूट करोगे तो 10 के पावर 3 से इसको डिवाइड करना होगा, कितना आ जाएगा 10 के पावर -6 आ जाएगा। तो इतना मोलर अपना HCl का सॉल्यूशन है। ओके, तो कितना आ रहा है 10 पावर -6 आ रहा है। तो 10 पावर अगर -6 आ रहा है तो इसमें हम लोग वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ का उसको इंक्लूड करना होगा। तो अगर मैं लिखूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -6 प्लस में 10 के पावर -7, आयनाइजेशन ड्यू टू वाटर को भी हम लोग को इंक्लूड करना होगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 10 इंटू में 10 के पावर -7 और प्लस में 10 के पावर -7। तो इसका सम करोगे कितना हो जाएगा 11 इंटू में 10 के पावर -7। तो ये आ गया अपना कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया H+ का 11 इंटू 10 पावर -7। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए लॉग का, -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का वैल्यू कितना आया 11 इंटू में 10 के पावर -7। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस लॉग कितना हो जाएगा ये 11, और इसका वैल्यू कितना होता है 7 माइनस 1.04। इसको सॉल्व करेंगे तो 5.96 इसका pH आ जाएगा। ठीक है, तो अपना सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पे क्या बोल रहा है कि फिनाइल मिथाइल कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इथाइल बेंजीन इन वन स्टेप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट। किस रीजेंट से हम लोग मिथाइल फिनाइल कीटोन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हो गया फिनाइल, यहां पर लगा देते हैं CO और यहां पर मिथाइल। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें हम लोग को, इसको कन्वर्ट करना है इथाइल बेंजीन में।
ठीक है, किसमें कन्वर्टेड हुआ, इथाइल बेंजीन में। तो इसका मतलब इसका पूरा रिडक्शन करना है, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन का पूरा कंप्लीट रिडक्शन करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या लेते हैं जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या करता है अपना, इसको रिड्यूस कर देता है। इस बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इस बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CH3 में। ठीक है, तो इस तरीके से बी वाला रिएजेंट यूज करेंगे तो इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा कार्बोनिल का, और ये अपना इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, ऑल कार्बन्स एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक काम करते हैं, पहले वाले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ब्यूटेन है, मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। ठीक है, और यहां पर पहले और तीसरे पर डबल बॉन्ड लगा देना है। तो ये पहला हो गया और ये तीसरा हो गया। बाकी जो हाइड्रोजन हो सकते हैं उसको दिखा दीजिए। यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहां पर 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। तो पहले वाले कार्बन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी sp2 हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो सारे के सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सारे कार्बन एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO। तो CO के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले बताइए कि मोलर मास कितना होता है। अगर मैं लिखूं मोलर मास ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होता है, 12 + 16 कितना होता है, 28 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 28 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है, एक मोल का जो मास होता है, एक मोल CO का जो मास होता है कितना होता है, 28 ग्राम होता है। और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO का मास कितना होता है, 28 ग्राम होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इक्वल टू कितना होता है, 28 ग्राम होता है। तो हमें एक मॉलिक्यूल का निकालना है, तो वन मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड का यूज कर लेंगे। वन मॉलिक्यूल ऑफ CO कितना हो जाएगा, 28 डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 6.02 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 23। तो इसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आता है 4.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये मास निकल के आता है। एक मॉलिक्यूल CO का जो मास होता है कितना होता है, 4.65 इंटू 10⁻⁻23। तो अपना बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, मैच द कॉलम। यहां पर अपना आयंस दिए गए हैं और ये उनका बॉन्ड ऑर्डर दिया गया है। तो इनका जो ट्रिक होता है उस ट्रिक से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले लिखिए 14 इलेक्ट्रॉन, 14 15 16 17 18, ठीक है, 19। और इधर लिखिए, इधर क्या लिखेंगे, 13 12 11 10 9। जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। 0.5 माइनस करते चले जाइए, तो 2.5 2 1.5 1 0.5। यहां पर क्या हो जाएगा, 2.5, यहां पर कितना हो जाएगा 2, यहां पर कितना हो जाएगा 1.5, और यहां पर कितना हो जाएगा 1, और यहां पर 0.5 हो जाएगा। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देख लीजिए उसके बराबर जो होगा वही उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो पहले यहां से देखते हैं, O2 2 माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 और 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी वाले का कौन सा हो जाएगा, 1, तो यहां पर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए O2 माइनस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16 और एक 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन बोले तो 1.5 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपना सी। और उसके बाद यहां पर ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है N2 प्लस। तो N2 में कितने होते हैं, 14, एक प्लस चार्ज आ गया तो 13, 13 होगा तो कितना होगा 2.5, तो ये हो जाएगा बी। तो ये अपना हो गया ए, एक बच गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर मैच कराना है ऑप्शन में, देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना डी वाला करेक्ट हो जाएगा, एक आर हो जाएगा। ठीक है, एक आर हो जाएगा,
और यहां पर देखेंगे बी का एस हो जाएगा, ठीक है, बी का एस हो जाएगा, ठीक है, मैच कराएंगे तो यहां पर सी का पी और डी का क्यू हो जाएगा। तो अपना डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन CO यहां पर दिया हो गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई प्लस में डेल्टा एन आर टी। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा एन कैलकुलेट कीजिए इस रिएक्शन के लिए, ऊपर जो रिएक्शन दिया गया है इसके लिए डेल्टा एन कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एन क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो गैसियस मोल्स कितने हैं, यहां पर देखिए 1 प्लस इधर है 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा -1/2। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आ गया अपना -1/2। तो यहां पर इसका वैल्यू कितना आया, माइनस आ गया। तो इसका वैल्यू अगर माइनस आ गया तो ये वैल्यू घट जाएगा, इसका मतलब डेल्टा ई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डेल्टा एस से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो इस तरीके से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, डेल्टा ई का डेल्टा एस से ज्यादा होगा तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर्स शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर है जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा अकॉर्डिंग टू राउस लॉ। देखिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए, अगर पॉजिटिव डेविएशन चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो ए का ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन होना चाहिए या बी और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो ए बी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ए और ए बी का जो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है ए का या बी का, इनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए ए बी से, तो यहां पर आपको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब इनके बीच में क्या होना चाहिए, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ए बी के बीच में यहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फॉर पॉजिटिव डेविएशन, फॉर पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या ध्यान देना है कि इनके बीच में नो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन देम, अट्रैक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर बात करें वाटर का और एसिडिक नाइट्रिक एसिड का, तो वाटर और एसिडिक जो नाइट्रिक एसिड है एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यहां पर जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ए और बी, ये अगर ए हो गया तो ये बी हो गया, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगा और उसके साथ साथ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगा। दूसरा अगर बात करें बेंजीन और मेथेनॉल, तो यहां पर ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर नॉन पोलर है, दोनों का नेचर कैसा है, डिफरेंट है। तो इनके बीच का, इनके ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वीक होगा। यहां पर जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। तो इस तरीके से ये जो बी वाले जो पेयर्स हैं ये क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ इजी। ठीक है, आसानी से बोल रहा है कि अराइल हैलाइड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है। ठीक है, तो यहां पर जो अराइल हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता है, लेकिन नॉट ए नॉर्मल कंडीशन। यहां पर क्या होता है, ड्रेस्टिक कंडीशन में ही ये इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, किसका, अराइल हैलाइड का। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये नॉट ए ऑर्डिनरी कंडीशन, नॉट एट ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन पे ये पॉसिबल नहीं होता। यहां पे बोल रहा है कि आसानी से हो जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अराइल हैलाइड हैव द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि यहां पर जो अपना, जैसे ये अपना क्या हो गया, अराइल हो गया,
और यहाँ पर हाईलाइट हो गया। जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देता हूँ, हाइड्रोजन एटम, तो ये क्या करता है, रिंग के साथ क्या करता है, रेजोनेंस करता है। तो यहाँ पर प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो जिसके वजह से यहाँ पर इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता। तो दूसरा जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो क्या है, करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट वन क्या है, स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट बट स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। तो अपना डी वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला यहां पे क्या होगा देखिए, हाँ चलिए, तो अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विथ AgNO3 सॉल्यूशन गिव्स ए white precipitate that dissolve in ammonium hydroxide anionic radical present in the salt is। तो कौन सा एनायनिक रेडिकल होता है जो इस तरीके का बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहां पर, पहला जो है सॉल्ट क्लोरीन है, ठीक है, तो जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ NaCl का रिएक्शन कराते हैं, तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या करता है, ये AgCl का फॉर्मेशन करता है, और यहां पर क्या बनता है, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड बनता है ये व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, क्या होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। ठीक है, ठीक, और वहीं पर जो हम लोग क्या करते हैं, इसका फिर से रिएक्शन कराते हैं AgCl का, किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसके साथ ये रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। यहां पर क्या है, अपना सिल्वर है, ठीक, तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है, सिल्वर यहां पे आ जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, और यहां पर आ जाता है Ag अमोनिया ट्वाइस, और यहां पर क्लोरीन। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, जैसा कि क्वेश्चन में बोल भी रहा था। ठीक है, तो बोल रहा था कि एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो ये है NaCl में जो क्लोरीन है ये क्या करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। और इस सॉल्ट को जब क्या करते हो आप, डिजॉल्व करते हो किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान क्या रखना है कि अपना पहला वाला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन ये फीचर दिखाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि सुक्रोज विच इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर आफ्टर द हाइड्रोलिसिस गिव ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज एमंग विच। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, डी सुक्रोज, और जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग डी सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या देता है, डी ग्लूकोज देता है, क्या देता है, डी ग्लूकोज देता है, और उसके साथ साथ एल फ्रक्टोज देता है, क्या देता है, एल फ्रक्टोज देता है। ठीक है, तो यहां पर इसके रिगार्डिंग क्या बोल रहा है देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट ग्लूकोज इज लीवोरोटेटरी एंड फ्रक्टोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। यहां पर देख रहे हैं ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो लीवोरोटेटरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड फ्रक्टोज इज लीवोरोटेटरी। तो बिल्कुल करेक्ट, जो ग्लूकोज होता है वो डी फॉर्म डिक्स्ट्रो होता है और फ्रक्टोज होता है वो लीवो होता है। तो इस तरीके से दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। बोल रहा है कि मिक्सर इज द लीवोरोटेटरी, जो मिक्सर बनता है वो अपना लीवोरोटेटरी बनता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो अपना रिएक्शन मिक्सर होता है उसमें क्या होता है, एल फॉर्म का, जो लीवो का जो होता है एल फ्रक्टोज होता है, इसका अमाउंट ज्यादा होता है। तो जो रिजल्टेंट जो मिक्सर बनता है उसमें अपना क्या होता है, लीवो रोटेटरी एल फ्रक्टोज होता है। तो जो मिक्सर होता है वो कैसा होता है, लीवो रोटेटरी होता है। तो बिल्कुल सही बात है। बोल रहा है कि बोथ आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बिल्कुल गलत बात है, दोनों नहीं है। बोल रहा है कि बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर लीवो रोटेटरी, बिल्कुल गलत बात है, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं होगा। तो दूसरा और तीसरा क्या है, करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर फॉर्म ए पेयर ऑफ द फंक्शनल आइसोमर। बिल्कुल सही बात है, जो इथेनॉल होता है और अपना जो डाई मिथाइल ईथर होता है एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जैसे यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं CH3 CH2OH, ये क्या हो गया, अपना इथेनॉल हो गया, और वहीं पर डाई मिथाइल ईथर क्या हो जाएगा, CH3CO CH3। ठीक है,
तो बोला द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज द हायर देन दैट ऑफ द डाइमिथाइल ईथर। बिल्कुल बात सही बात है, यहां पर इथेनॉल का ज्यादा होता है किससे, ईथर से, अल्कोहल वाले का। क्यों? क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जो अपना इथेनॉल होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द इथेनॉल की वजह से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का, वो ईथर से ज्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज। फिफ्थ ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला देखें तो क्या होता है? क्या होता है? एन एच अपान 4 पाई 2 पाई। कितना होता है? एन एच अपान 2 पाई। तो यहां पर एन का वैल्यू रखना है और कैलकुलेट कर देना है। तो एन का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5 हो जाएगा। तो यहां पर फार्मूले में रख दीजिए, ये हो जाएगा 5 एच डिवाइड बाई 2 पाई। इसको कैलकुलेट करेंगे 2.5 एच डिवाइड बाई पाई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 2.5 एच अपान पाई हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो यहां पर व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट यस इन द गिवन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया गया इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं। ये है CH3 और उसके बाद क्या है CO, और फिर यहाँ पर क्या है CH2 है, और फिर उसके बाद फिर CO है और O, और यहाँ पर क्या है अपना C2H5 है। ठीक है, ये अपना गिवन कंपाउंड है। ठीक, अब यहां पर अपना पहला जो है E2H, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेगा? एसिडिक जो प्रोटॉन रहेगा उसको निकाल लेगा। तो यहां से ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक है, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH3CO। यहां पर क्या हो जाएगा अपना CH2 CH माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा अपना COOC2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा जब इसके साथ हम लोग ET, ये बेस के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। अब दूसरा जब हम लोग यहां पर रिएक्शन कौन सा, ये है इथाइल आयोडाइड है। ये क्या है? इथाइल आयोडाइड है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या अपना इथाइल आयोडाइड है। इसका मैं थोड़ा इस तरीके से बना देता हूं, यहां पे कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या है अपना इथाइल आयोडाइड है, CH3 CH2 I आयोडीन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? इस तरीके से ये जो नेगेटिव पार्ट है यहां पर अटैक करेगा कार्बन पे और यहां से आयोडीन निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट अपना? तो यहां पर देखिएगा CH3CO, और ये हो गया CH, और यहां पर जोड़ दीजिए अब CH2 CH3। ठीक है, बाकी जो पोर्शन है उसको वैसे लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर हो जाएगा C2H5। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है? इसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। इसका यहां पर क्या बोल रहा है कि यहां पर KOH और यहां पर अपना OH के साथ, तो इसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना है। तो जब हम लोग कीटोनिक हाइड्रोलिसिस का करते हैं तो ये यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ना है, एक H इधर और OH इधर लगा देना है। तो क्या बन जाएगा फाइनल? CH3CO, यहां पर क्या हो जाएगा CH2 और CH3। तो ये बन जाएगा अपना यस प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मैच करा लीजिए, बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें बोल रहा है ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, मतलब आउटर वाला जो डी ऑर्बिटल है उसका यूज करता है, और उसके साथ साथ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है, और उसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो पहला वाला देखते हैं। यहां पर अपना क्या है निकिल, और इसके साथ लिगेंड क्या है अमोनिया है, 3 अमोनिया 6 अमोनिया लिगेंड है, और यहां पर इसके ऊपर +2 चार्ज है। ठीक है, तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। यहां पर निकिल +2 में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हो जाएगा 3D8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका D बना देता हूं। ये अपना क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, और यहां पर ये अपना 4s, और ये हो जाएगा अपना 4p, और ये अपना 5d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5d हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 ऑर्बिटल। ठीक,
ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d। ओके, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दिए। अब यहां पर जो अमोनिया है निकिल +2 के साथ वीक फील्ड, वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो यहां पर पेयरिंग नहीं हो पाएगा इसका। तो जो भी लिगेंड है वो क्या करेगा, 4s 4p के 3 ऑर्बिटल और 3d के 2 ऑर्बिटल यूज करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर और ये आउटर ऑर्बिटल है डी का, उसका यूज करेगा, वो क्या बनाएगा, sp3d2। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो इस तरीके से इसके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी होगा। तो पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोला है आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहां पर जो कंपाउंड दिया गया है इसका हमको बताना है कि आईयूपीएससी नेम क्या होगा। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग करते हैं। तो यहां पर ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अपना पेरेंट चेन हो गया। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहां पर हो जाएगा फिनाइल। तो दूसरे पर फिनाइल होगा, दूसरे पर फिनाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। तो यहां साइक्लोहेक्साइल नहीं है तो ये वाला इनकरेक्ट होगा। ठीक है, बेंजीन है, यहां पर फिनाइल ग्रुप है। दूसरा बोल रहा है कि 2 फिनाइल ब्यूटेन। तो यहां पर देखिए दूसरे पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये अपना क्या है, फिनाइल, और ये अपना ब्यूटेन। तो इस तरीके से दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 2 फिनाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 4 कार्बन है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमंग द ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन डज नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोल रहा है इन सब में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट की बात करें, ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये -2 में होते हैं, बट ये जो अपना पोलोनियम होता है ये -2 में एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीजन क्या होता है, एक तो इसका लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काफी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, और दूसरा यहां पर नेचर क्या होता है, स्मॉल बिग साइज। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, और इसका साइज क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, बिग साइज। तो जिसके वजह से यहां पर ये -2 में स्टेबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो अपना डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पोलोनियम इज द करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अल्काइल हैलाइड रहता है RX, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। इसमें X क्या होगा, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन। तो यहां पर क्या होगा, ये जो R ग्रुप होगा ये जुड़ जाएगा किसके साथ, आयोडीन के साथ, बना लेगा अल्काइल आयोडाइड बना लेगा। और यहां पर अपना और क्या बन जाएगा, सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो अपना सोडियम आयोडाइड होता है ये सॉल्युबल होता है किसमें, मेथेनॉल में, सॉल्युबल इन मेथेनॉल। इसको मैं लिख देता हूं CH3OH। बट वहीं पर जो अल्काइल आयोडाइड होता है ये ये जो अपना सोडियम हाइलाइड होता है ये क्या होता है, अपना इनसॉल्युबल होता है मिथेनॉल में, इनसॉल्युबल इन मेथेनॉल बोले तो CH3OH। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमको देखना है कौन सा करेक्ट होगा। तो सोडियम आयोडाइड NaBr सॉल्युबल इन द मेथेनॉल, दोनों बोल रहा है सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि सोडियम आयोडाइड होता है, जो सोडियम आयोडाइड होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है मेथेनॉल में, वाइल सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड आर इनसॉल्युबल इन द मेथेनॉल। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस फीचर को ध्यान रखिएगा कि सोडियम आयोडाइड जो होता है वो मेथेनॉल में सॉल्युबल होता है, बट जो सोडियम हाइलाइड बनता है वो अपना, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, वो इनसॉल्युबल होता है मेथेनॉल में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ए सब्सटेंस ए डिकम्पोज बाय द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्टिंग इनिशियल
इसका दिया हुआ है, और आफ्टर 200 मिनट ये कन्वर्ट हो जाता है इतना, आफ्टर टाइम टी यहाँ पर दिया हुआ है। तो बोल रहा है इस रिएक्शन का टी हाफ क्या हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग रिएक्शन रेट कांस्टेंट के निकालते हैं। तो क्या होता है फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 डिवाइड बाय, यहां पर देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम टी, इसको रख देते हैं 200, और लॉग क्या होता है फार्मूला, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2, और आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है यहां पर 0.15, कितना है 0.15। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है, यहां से आप के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको जब निकालते हैं तो ये 1.29 आता है, 1.29 इंटू 10 के पावर -2। ठीक है, यहां से के का वैल्यू आ गया। अब जो अपना टी हाफ का फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के। अब यहां पर रख दीजिए के का वैल्यू 0.693 डिवाइड बाई के 1.29 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये अपना निकल के आता है 53.72, कितना आता है 53.72 मिनट। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि साइनोहाइड्रिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स लैक्टिक एसिड। तो यहां पर बोल रहा है कि कौन सा साइनोहाइड्रिन से अपना लैक्टिक एसिड बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या कराना होगा, इसमें से सिलेक्ट करना होगा कोई कंपाउंड और उसका HCN के साथ रिएक्शन कराना होगा, तो अपना साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये अपना जो एसिटल्डिहाइड होगा इसको यूज करते हैं CH3COH। तो इसका जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग HCN के साथ तो ये क्या बनाता है CH3OH, यहां पे आ जाएगा CN और यहां पे अपना हो जाएगा हाइड्रोजन। और जब इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे ये साइनोहाइड्रिन बन गया, साइनाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो किसका नाम क्या होता है साइनोहाइड्रिन। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग तो ये जो साइनाइड होता है CN जो होता है, ये जो ग्रुप है आपका, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है COOH। ठीक है, और ये बन गया अपना लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सी वाले से इसका यूज करके आप क्या करते हैं लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है यहां ध्यान देखिए, विच ऑफ द कंपाउंड डज मैग्नीज एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे हाईएस्ट होगा। तो पहले वाले का अगर निकाले तो मैग्नीज यहां पर +2 में होगा क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर 2 है। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा +8 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पोटेशियम है और यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा यहां पर +6 आ जाएगा। ठीक, और यहां पर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितना होगा +6 हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन कितना हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहां पर जो मैग्नीज है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। यहां पर हमको लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2 दिया गया है, इसमें बताना है कि मैच कराना है कौन सा मैच करेगा। ठीक है, तो यहां पर पहला जो ए है ये है सोडियम हाइड्राइड है। तो ध्यान रखिएगा सोडियम हाइड्राइड को हम लोग क्या बोलते हैं सैलिन भी बोलते हैं, इसको आयनिक हाइड्राइड भी बोलते हैं और इसको सैलिन हाइड्राइड भी बोलते हैं, और ये इन कंपाउंड का हाइड्राइड से दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा है किसके साथ मैच करेगा, ए वाले के साथ। ठीक है, और PH3, तो जो PH3 होता है ये जो हाइड्राइड होता है इसके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ये यहां पर अगर बात करें जर्मेनियम का हाइड्राइड है। ठीक है, ये क्या होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, और इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना सी हो जाएगा। और यहां पर क्या है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है लेंथेनम का। ठीक है, तो ये अपना क्या है मेटालिक हाइड्राइड है, तो इस तरीके से ये अपना डी हो जाएगा। ठीक, तो ये मैच करा लिए। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला का दूसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और डी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, डी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर ध्यान से देखिए।
तो बोल रहा है कि द कंपाउंड दैट शुड ब्लड रेड कलर इन द लैग्रेंजे टेस्ट। तो हम लोग जो लैग्रेंजे टेस्ट कराते हैं इसमें बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड है जो इस टेस्ट को देगा। तो देखिए कुछ कंडीशन है, पता होना चाहिए, तो आपको पता चल जाए कौन सा टेस्ट देगा कौन सा नहीं देगा। ठीक है, तो आपको अगर इस टेस्ट को कराना है तो कंपाउंड में ध्यान रखना है, कंपाउंड शुड कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम। तो अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम रहेगा तो वही कंपाउंड आपका इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा, ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो यहां पर चेक कीजिए कौन सा हो जाएगा। तो किसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एटम प्रेजेंट है, किसमें है, पहले वाले में। यहां पर देखिए नाइट्रोजन है, यहां पर सल्फर है, तो ये जो कंपाउंड है ये इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव टेस्ट करेगा, बाकी सब इसके साथ नेगेटिव टेस्ट देंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिएक्शन A to B follow the first order kinetics, the time taken for 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of the B in 1 hour। तो बोल रहा है कि what is time taken for the conversion of 0.9 mole of A to produce 0.675 mole of B। ठीक है, तो इतने से इतने में कन्वर्जन होने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, K इक्वल टू में 2.303 डिवाइड बाई T log initial concentration and concentration divided by concentration of after time t a minus x। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वैल्यू रख देते हैं सबसे पहले। तो k निकाल लेते हैं पहले वाले से 2.303, टाइम को आवर्स में रख दीजिए 1 आवर। यहां से अपना क्या हो जाएगा, ये अपना 0.8 आफ्टर टाइम t कितना हो गया, 0.6 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां पे ये अपना कितना आता है 2.303, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो log 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, log 4 आ जाएगा। अब दूसरा एक इक्वेशन बनाते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। एक दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, इसको K1 कर दीजिए। ठीक है, तो K1 ही रहने देते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ही लिख लेते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में क्या करते हैं, 0.3 यहां पर टाइम t निकालना है, लॉग, और यहां पर कितने से कितना, 0.9 से कितना बोल रहा है, 0.675 आफ्टर टाइम t। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.303 डिवाइड बाई t, टाइम t निकालना है, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू 4 आता है। अब दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए, इक्वल इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.303 लॉग कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा अपना 2.303 डिवाइड बाई टी, और लॉग 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहां से ये वैल्यू कट जाएगा, ये वाला ये वैल्यू कट जाएगा, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ए सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl गिव ए पंजेंट स्मेलिंग गैस एंड ए येलो प्रिसिपिटेट, द सॉल्ट गिव्स अ ग्रीन फ्लेम्स व्हेन टेस्टेड, द सॉल्यूशन गिव ए येलो प्रिसिपिटेट विथ पोटेशियम क्रोमेट। तो पूछ रहा है वो सॉल्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अपना जो सॉल्ट होगा ये बेरियम थायोसल्फेट का सॉल्ट होता है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसके साथ, इसको एसिडिक मीडियम में हम लोग ट्रीट करते हैं, H2O3 2 माइनस, इसको जो हम लोग एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो ये क्या करता है, ये अपना पंजेंट स्मेल देता है। किसका, एक तो अपना सॉलिड कलर का बनाता है, एक सल्फर एलिमेंट मिलता है हमको सॉलिड कलर में, सॉलिड येलो कलर में। ठीक है, येलो प्रिसिपिटेट होता है ये एलिमेंटल फॉर्म में, और दूसरा पंजेंट स्मेल आता है किसका, SO2 का। ठीक है, तो यहां से इसका जब रिएक्शन कराओगे एसिडिक मीडियम में तो आपका क्या मिलता है, एलिमेंटल सल्फर और SO2 गैस, और यहां पर H2O। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि सॉल्यूशन ट्रीटेड विथ येलो प्रिसिपिटेट, तो ये पोटेशियम क्रोमेट के साथ। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि ये अपना जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है, अपना येलो कलर का एलिमेंटल सल्फर देता है, और पंजेंट स्मेल ऑफ SO2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, यहां पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, तो पहला बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एनायन इज लार्जर देन द दैट ऑफ पेरेंट एटम। तो बोल रहा है कि जो पेरेंट एटम होता है अगर उसमें उसका एनायन बनाओगे तो उसका जो साइज होगा वो अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होगा। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं एक एनायन बनाता हूं ए, इसका जो पेरेंट एटम होगा ए माइनस का जो साइज होगा वो किस रेडियाई जो होगा वो ए से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जनरली इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर इन पीरियड में। तो अगर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, दो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेंगे, तो वहां पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा वाला जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये भी क्या है, करेक्ट है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बोल रहा है ऊपर से नीचे जब आओगे पीरियोडिक टेबल में तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ता है, तो वहां पर मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो पहला दूसरा क्या है, करेक्ट है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि केमिकल फार्मूला फॉर आयरन 3 हेक्सा फेरसाइनेट क्या होगा। तो यहां पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना डी हो जाएगा। ठीक है, आयरन 3 और हेक्सासाइनेट 6 यहां पर होगा, अपना साइनाइड होगा, उसके बाद फेरेट हो जाएगा यहां पर आयरन, और ये अपना कंपाउंड हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय दैट क्वांटिटी ऑफ करेंट विच डिस्प्लेस्ड इतने मोल्स ऑफ, इतने लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहां पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, मतलब कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। पहला यहां पर कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ऑफ H2 गैस लिबरेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, गैस रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा। तो यहां पर हमको कितने मोल निकालना है, कितने लीटर दिया है हाइड्रोजन गैस, मोल का फार्मूला इन द वॉल्यूम में क्या होता है, गिवन वॉल्यूम कितना है 5600, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 20, कितना होता है 22.40। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.25। कितना होता है 22.4, इसमें एक जीरो दो जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0.25 आ जाएगा। ओके, इतने मोल्स ऑफ गैस लिबरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक मोल हाइड्रोजन गैस जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है कितने के, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस, 2 हाइड्रोजन के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहां पर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहां पर किसके इक्विवेलेंट होगा, 2 फैराडे के, 2 फैराडे के। लेकिन हमारे पास कितने मोल हाइड्रोजन है, 0.25 मोल है, तो कितने फैराडे हो जाएंगे, 2 इंटू में 0.25। ठीक है, इतने फैराडे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अपना आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा और 0.5 फैराडे आ जाएगा। ओके, तो अब यहां से हमको पता चल गया कितने फैराडे यहां पर इलेक्ट्रॉन यूज किया। अब यहां पर डिस्प्लेस द हमको पूछा है मास ऑफ द सिल्वर। ठीक है, तो मास ऑफ द सिल्वर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैराडे चार्ज हमको पता चल गया इतना, मास ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सिल्वर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर और Ag, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फैराडे से। तो यहां पर देखो इक्विवेलेंट मास कितना है, सिल्वर कितना होता है 108 होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, और फैराडे कितना चार्ज है अपना, इलेक्ट्रिक चार्ज 0.5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये अपना 54 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना मास सिल्वर का डिपॉजिट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि यहां पर असर्शन क्या दिया, एट 10 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl, ठीक है, इज यक्स ग्राम पर मोल, और मासेज ऑफ द इतना क्लोरीन पोटेशियम एंड क्लोरीन आर इतना इतना इसका मोलर मास दे दिया है। द सॉल्यूशन इज कूल टू द -21 डिग्री सेल्सियस, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन अनचेंज। बिल्कुल सही बात है, जो मोलैलिटी होता है वो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर उसका फार्मूला देखोगे तो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसमें कोई वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं है, तो इसमें टेम्परेचर के चेंज होने के साथ वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, मोलैलिटी है, तो यहां पर अपना वैल्यू मोलैलिटी का चेंज नहीं होगा, असर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। रीजन यहां लिखा हुआ है कि द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड मास रिमेन अनअफेक्टेड विद द टेम्परेचर। तो दूसरा रीजन भी इसका सही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। बोला है कि यहां पर दिया हुआ है द रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस रिप्रेजेंटेड बाय द A2 एंड B2 टू गिव्स द कंपाउंड AB। तो यहां पर रिएक्शन लिख लेते हैं। A2 गैस है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, B2 के साथ, और क्या बना रहा है अपना 2AB, इस गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पर एट इक्विलिब्रियम पे इनका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है A2 का, A2 B2 और AB का, ठीक है। तो रिएक्शन, इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द सील्ड वेसल एट इतना, तो केसी पूछ रहा है क्या होगा। तो इस रिएक्शन के लिए केसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB के पावर 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 और इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। तो वैल्यू रख दीजिए यहां पर। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2.8 इंटू 10 पावर कितना है -3 के पावर 2। ओके, नेक्स्ट कितना है अपना 3.0 इंटू 10 के पावर -3, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, और B2 का कितना है 4.2 इंटू 10 के पावर -3। तो ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है B2 का। तो इसको सॉल्व करना है, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो पूरा फाइनल आता है 0.62। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो केसी कितना आ जाएगा 0.62, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां पर ये अपना एमीन है और ये इसके रिएजेंट, तो क्या बनेगा ए, फिर उसके बाद बी, और लास्ट में क्या बनेगा सी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर इसका रिएक्शन कराते हैं। देखो, जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, मैं यहां पे 1 लिख देता हूं, पहला रिएजेंट 1 नंबर, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो NH2 ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एसिटिलेशन। तो एसिटिलेशन करेंगे हम लोग पहले वाले स्टेप में, तो यहां पर क्या हो जाएगा NHCOCH3, क्या बन जाएगा NHCOCH3। अब दूसरे में इसका क्या करना है, नाइट्रेशन करना है, अब उसके बाद नाइट्रेशन करना है, ठीक है। तो अब यहां पर दूसरे में नाइट्रेशन करेंगे, तो यहां पर अपना NHCOCH3 रहेगा, एसिटिलेशन कर दिए, और यहां पर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाएगा। अब उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो इसका, तीसरा स्टेप में क्या करो, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था ये बाहर निकल जाएगा, और फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एनिलीन में, NH2 में, ठीक है। और यहां पर अपना नाइट्रो रहेगा, और उसके बाद यहां पर क्या है अपना, ये बन गया अपना ए बन गया। अब उसके बाद NaNO2 का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कराओगे तो क्या बनेगा, डायोटाइजेशन होगा, जो एनिलीन है वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा NO2, और यहां पर क्या हो जाएगा N2Cl, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इसका रिएक्शन पहला यहां पर ये बन गया बी। अब पहला यहां पर रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HBF4 के साथ कराओगे तो ये भी सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा अपना N2 प्लस, और यहां पर BF4 माइनस, और यहां पर क्या होगा नाइट्रो होगा पैरा पोजीशन पे। अब इसका जब रिएक्शन कराओगे किसके साथ, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और इसको हीट करोगे तो ये जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा, और यहां पर नाइट्रो आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा नाइट्रो, और यहां पर भी आ जाएगा नाइट्रो, ठीक है।
तो यहाँ पे 1 2 3 4 1,2 डाइनाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका हम लोग को बताना है करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा। तो नंबरिंग कर दीजिए इसका 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 पे क्या है अपना मेथॉक्सी ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। 2 पे क्या मेथॉक्सी है और ब्यूटेन, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां पे हमको पता करना है कौन सा इनकरेक्ट है अमंग द फॉलोइंग। पहला बोल रहा है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्युमुलेशन ऑफ द सक्सेसिव श्रिंकिंग। बिल्कुल सही बात है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या होता है, साइज क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो पहला जो बोल रहा है सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैव द नो सिमिलरिटीज विद द 5D सीरीज। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो 4D सीरीज होता है और जो 5D सीरीज होता है, ठीक है, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो लगभग में क्या होता है, सेम होता है ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है 4D और 5D सीरीज का क्या होता है, लगभग में सिमिलर होता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट बोला था और यहां पर क्या बोला है कि डिफरेंट होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी 4D 5D का, बट ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज इक्वल केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन द 4D एंड 5D सीरीज। नेक्स्ट क्या है यहां पर देखिए, तो ये अपना फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल, इसका रिएक्शन करना है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, यहां पर माइनस, यहां पे प्लस हो जाएगा। ओके, और इसका रिएक्शन कराओगे मिथाइल आयोडाइड का, तो क्या बना लेगा यहां पर फिनाइल मिथाइल ईथर, यहां पर हो जाएगा CH3। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा अपना, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बोला है एल्कोहल रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इन ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द CH बॉन्ड। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको रिएक्शन से देख लेते हैं। जैसे मैं यहां पर एल्कोहल ले लेता हूं, ठीक है, और इसका रिएक्शन कराता हूं इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ये अपना कार्बोकेटायन ले लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, जो एल्कोहल का लोन पेयर है ये अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो इसको जोड़ देते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ROC, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि एल्कोहल रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफिलिक इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड, तो बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए इस वाले में यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये करेक्ट है। दूसरा बोला है कि एल्कोहल रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल इन ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब एक बार रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ, जैसे यहां पर कराता हूं ROH, एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जैसे हो गया अपना H+ हो गया, तो रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाए किसमें, यहां पर OH2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका रिएक्शन मैं कराऊं ब्रोमाइड आयन के साथ, ब्रोमाइड आयन, तो क्या करेगा, यहां पर ये जो ब्रोमाइड है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहां से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RBr में और यहां से ये H2O बाहर निकल जाएगा। तो इसमें किसका क्लीवेज हो रहा है, ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन का। ठीक है, तो एल्कोहल रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन बोल रहा है कि इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एल्कोहल रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल इन ए रिएक्शन इन्वॉल्व द CO बॉन्ड, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, एल्कोहल रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द CO बॉन्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी यहां नीचे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड का क्लीवेज होता है। रिएक्शन अल्कोहल रिएक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द CO बॉन्ड,
तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर रिएक्शन में देखिए क्लीवेज किसका हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का, तो अपना स्टेटमेंट 4th नंबर करेक्ट है। अगला क्या बोल रहा है कि देयर इज ए नो क्लीवेज, CO क्लीवेज इन द एल्कोहल, देयर इज नो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड क्लीवेज इन द एल्कोहल। दोनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, यहां पर क्लीवेज हो रहा है। न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराओगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का क्लीवेज हो गया। ओके, तो इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा पहला और चौथा वाला, तो पहला और 4th वाला करेक्ट होगा, तो अपना ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। तो इन द गिवन रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन दिया गया है और रिस्पेक्टिवली ABCD क्या होगा, यहां पर सिस्टमेटिकली ABCD क्या होगा ये हमको बताना है। ओके, तो अगर यहां पर देखेंगे तो A क्या होगा, देखिए जो अपना A होगा वो क्या होगा, Br2 होगा, और जो अपना B होगा वो क्या होगा, HBr होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर आप क्या लेते हो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr रिएक्शन कराओगे तो यहां पर भी क्या लगेगा, ब्रोमीन लग जाएगा, और यहां पर भी ब्रोमीन लग जाएगा, यहां पर 2 ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले वाले रिएक्शन में A क्या होगा Br2 और B क्या होगा HBr, और यहां पर जब आप इसका रिएक्शन कराओगे B के साथ तो यहां पर क्या बनेगा CH3 Br2, और यहां पर CH3, तो B के साथ B क्या होगा अपना HBr होगा। इसमें आप क्या कर लोगे, यहां पर इसका रिएक्शन कराओगे तो C क्या बनेगा, इसका रिएक्शन कराओगे तो देखो एक बार इसको तोड़ोगे, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा HOH, फिर एक बार और तोड़ोगे HOH, और उसके बाद एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल, तो वाटर निकाल दोगे, क्या बन जाएगा अपना C, क्या बन जाएगा अपना इस तरीके से CH3 CO CH3। अच्छा इधर करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, इधर क्लीवेज करना है, इसको क्लीवेज कराओगे इधर OH, सॉरी इधर क्या हो जाएगा OH H, इसको क्लीवेज कराओ OH H, और ये बन जाएगा अपना C। और उसके बाद इसका क्लीवेज कराओ, किधर भी करा दो, किधर भी OH को जोड़ दो, इधर OH इधर H, इधर OH इधर H लगा देता हूं, तो यहां पे क्या बन जाएगा अपना C वाला D, लास्ट है D, क्या बन जाएगा अपना CH3 CHO, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन विथ अल्काइंस। ठीक है, तो ये अपना दोनों, तो इस तरीके से अपना बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, तो इसमें अगर बात करें तो मैच कराना है, तो ये क्या है अपना मोलर कंडक्टिविटी। देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस एंड वॉल्यूम, इसके चेंज होने के साथ मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, चेंज होता है। तो यहां पर ये वाला ए हो जाएगा। ठीक है, ई नॉट सेल, तो ध्यान क्या रखना है कि जो ई नॉट सेल होता है ये क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं मास के। ठीक है, जो मास के चेंज होने के साथ जिनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये अपना बी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर के क्या है, कप्पा है, कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा ये डायलूशन होगा। ओके, ये जो मोलर कंडक्टिविटी होता है ये डायलूशन के साथ चेंज होता है। ओके ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है ऑन इंक्रीजिंग डायलूशन इंक्रीज करता है। ओके, और ये कप्पा होता है कंडक्टिविटी, ये जो कप्पा होता है कंडक्टिविटी होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है अपना, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयन एंड द वॉल्यूम। ओके, और ई नॉट सेल क्या होता है अपना बी, ये होता है अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी सेल क्या होता है अपना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मास डिपेंडेंट होता है, तो यहां पर ये डी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अपना बी वाला ऑप्शन देखिए, यहां पर बी वाला ऑप्शन ए का एस हो जाएगा, और बी का पी हो जाएगा, बी का पी हो जाएगा, ये बी का पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सी का क्या हो जाएगा, बी का यहां पर सी का क्यू हो जाएगा, तो सी का क्यू हो जाएगा, और यहां पर देखेंगे तो डी का आर हो जाएगा। ठीक है, तो डी का आर हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास पे डिपेंड करते हैं, मास के चेंज होने के साथ उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना यहां पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फिर चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सॉल्यूशन इसका। ओके,
तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से एग्जाम आप लोग देते रहिए। ओके, सभी को टाटा बाय बाय।